नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम 2026 पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारी ये 8वें नंबर की क्लास है। और दोस्तों, हर दिन की क्लास में हम एमपी जीके, जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी एमपी पुलिस के एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए। और दोस्तों, आशा करता हूं कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और हर दिन नए टॉपिक आपके सामने आ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायक कनकलता बरुआ कौन थी। अब देखो, ये नाम कभी भी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम में नाम आ गया कि भाई जो कनकलता थी इनका संबंध किससे था। तो याद रखना है दोस्तों, जो कनकलता थी ने, ये असम की एक किशोरी थी जो कि शहीद हो गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखो, इस प्रकार के हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाकर आपका एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया कि भाई कनकलता कौन है, और अपन स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य मुख्य क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते रहते। तो कनकलता के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। इनको कहा जाता है कनकलता बरुआ, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 22 दिसंबर सन 1924 में एक स्थान है जिसको बोला जाता है बारंगबारी, या अगर राज्य पूछे तो कौन सा है, असम। ठीक है, तो कनकलता बरुआ कहाँ की थी? असम की थी। और दोस्तों, इनको एक नाम दिया गया था, इनको बोला जाता था वीरबाला। तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वीरबाला इनको उपाधि दी गई थी। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कनकलता बरुआ ने भाग लिया था। ठीक है, और इनको ये एक संगठन या दल से जुड़ी हुई थी, उसका नाम था मृत्यु वाहिनी संगठन। ठीक है, इनकी शहादत कब हुई? तो 20 सितंबर 1942 को इनकी शहादत हो गई है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने भाग लिया था और ये क्या हो गई थी? तो शहीद हो गई थी। इसमें लिखा है कि गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस ने गोलीबारी में इनको शहादत कर दिया था। मतलब अंग्रेजों ने इनके ऊपर गोली चला दी थी और ये शहीद हो गई थी जब ये पुलिस थाने पर तिरंगा फहरा रही थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम कभी नहीं पढ़ते, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से निकलकर अपने सामने आ जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई वीरबाला कौन थी, तो वीरबाला के बारे में आपको याद रखना है कि कनकलता बरुआ जो कि असम की थी, ये इन्हीं को वीरबाला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओलंपिक पुरुष मुक्केबाजी मुकाबले की कुल अवधि कितनी होती है। दोस्तों, मैंने कल या परसों मैंने आपको ओलंपिक के बारे में पूरी चीजें बताई थी कि भैया ओलंपिक क्या है, ओलंपिक कब होता है, और इनमें जो भारत की हॉकी टीम है इसने कितने पदक जीते। अब ओलंपिक के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ लिया है कि ओलंपिक में जो पुरुष मुक्केबाजी है उसकी अवधि कितनी होती है। तो याद रखना है, इसकी अवधि होती है 9 मिनट की। तो ये मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो 9 मिनट का मुकाबला होता है। अब हो सकता है कि इस बार मुक्केबाजी से आ गया तो अगली बार क्वेश्चन दूसरे से आ जाए, तो हमको सारी चीजें याद रखना है। आपसे अगर पूछे कि जो हॉकी खेल है इसकी समय अवधि कितनी होती है, तो ये 60 मिनट तक खेला जाने वाला मुकाबला है। फुटबॉल कितने टाइम तक खेला जाता है? तो 90 मिनट तक खेला जाता है फुटबॉल। बास्केटबॉल कितने मिनट तक खेला जाता है? तो ये 40 मिनट तक खेला जाता है। उसके बाद में हैंडबॉल अगर आपसे पूछे तो 60 मिनट तक खेला जाता है। वॉलीबॉल का कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं है दोस्तों। वाटर पोलो अगर आपसे पूछे तो ये 32 मिनट तक खेला जाता है। उसके बाद में रग्बी अगर आपसे पूछे तो ये 14 मिनट तक खेला जाता है। और बॉक्सिंग जिसके बारे में अपन ने बात की है वो 9 मिनट तक खेला जाता है। कुश्ती की अगर पूछे दोस्तों तो रेसलर आपका 6 मिनट का होता है। उसके बाद में जूडो अगर आपसे पूछे तो ये 4 मिनट का होता है। और अगर आपसे पूछे कि ताइक्वांडो अगर पूछे तो ये 6 मिनट का होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट गेम है जहां से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लिए, तो अपन ने सारे एक ही साथ में कवर कर लिए। अब कहोगे कि सर इतनी जल्दी एक ही बार में चीजें तो याद नहीं होगी, तो आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर देखना है, एक बार और आप इनका रिवीजन करोगे तो हो सकता है चीजें आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज का 3-4 बार जब तक रिवीजन नहीं होगा चीजें आपको क्लियर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण मापने में बायो इंडिकेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आए ना कि प्रदूषण मापन में कौन काम आता है, तो आपको एक नाम याद रखना है, लाइकेन। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइकेन क्या करता है, तो प्रदूषण मापने में काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते। अब देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जब हम बात करें तो दोस्तों, जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि वहां पर जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद में विधानसभा जो होती है इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की हम बात करें ना, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन कौन से, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन
कौन भाग लेते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य जिसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, इस भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है ना, ये राज्यसभा का सभापति होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राज्यसभा का क्या होता है, तो सभापति होता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। मतलब जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा ना, वो सीधे सीधे राज्यसभा का क्या बन जाएगा, सभापति भी बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से। अगला, मध्य प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर स्थापित किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आपसे पूछे ना, तो ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, पीथमपुर। और पीथमपुर किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे बनाया गया, पीथमपुर, जो कि धार जिले में आता है। दोस्तों ये जो पीथमपुर है ना, इसके बारे में एक चीज और आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, तो भारत का डेट्रॉइट भी किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग है, मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां आपकी स्थापित की गई है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र होने के लिए इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो डेट्रॉइट है ना, ये अमेरिका का एक शहर है, और अमेरिका का एक शहर है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां स्थापित की गई है। तो इस अमेरिका के शहर डेट्रॉइट की तुलना किससे की गई है, पीथमपुर से की गई है। तो इसीलिए भारत का पीथमपुर किसे कहा जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अब दोस्तों जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बांध की, तो मध्य प्रदेश के बांध से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भारत के बांध आते हैं उनको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। कौन सा है, तो टिहरी बांध है। अब मैं भारत के कुछ इंपोर्टेंट बांध आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और आपको याद करना ही करना है। देखो सबसे पहला बांध अपन ने पढ़ा है जिसका नाम है टिहरी बांध, और मैंने आपसे ये कहा कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों किस नदी पर है, तो ये भागीरथ नदी पर है। और किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध के बारे में बताना है कि ये महानदी पर है, और कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। अब ऊंचा बांध तो टिहरी हो गया, और लंबा बांध कौन सा हो गया, हीराकुंड हो गया। एक दोस्तों नाम याद रखना आपको, भाकड़ नागल बांध, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। एक सरदार सरोवर बांध मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एमपी जीके के हिसाब से भी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात में, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई की स्टेचू ऑफ यूनिटी मूर्ति स्थापित की गई है। एक आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, और भारत का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, मतलब इसको चुनाई करके बनाया गया। अगला आपको याद रखना है इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी पर है, केरल में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा आर्क यानी इस प्रकार के चाप वाला बांध है। फिर आपसे पूछे अलमाटी बांध कहाँ पर है, तो ये भी कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है, और इसे कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री बांध। और एक आपको याद रखना है दोस्तों फरक्का बैराज, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया पश्चिम बंगाल में, और हुगली नदी में पानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए इस बांध को बनाया गया है, इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ 8-10 बांध है भारत के, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। अपन मध्य प्रदेश के तो पढ़ लेते, लेकिन भारत के कहीं ना कहीं स्किप कर देते, तो ये इतने नाम आपको याद रखना है। अब जब भी आपको चीजें लगे ना कि भाई ये चीज मेरे पास नहीं लिखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बाद में एक बार और उसका रिवीजन कर लिया करो, तो चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला, मोहनजोदड़ो में स्थित ग्रेट बाथ या व्रत स्नानागार का सबसे संभावित उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो व्रत स्नानागार मिला है, या इसी को कहा जाता है ग्रेट बाथ। तो ये क्यों बनाया गया था, तो एक तो ये धार्मिक और यह विशेष स्नान के लिए बनाया गया था, मतलब या तो धार्मिक महत्व के लिए या विशेष स्नान के लिए बनाया गया था। अब स्नानागार है तो स्नान के लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जो हड़प्पा नामक स्थल है इसकी खोज कब की गई, तो सन 1921 में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों,
दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे कि जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 में और उनका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। तो अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। अब एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इसको नाम दे दिया था हड़प्पा सभ्यता। मतलब सबसे पहले जो यहाँ पर खोज हुई थी ना, वो हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए नाम क्या दे दिया था, हड़प्पा सभ्यता दे दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सबसे बड़ा नगर था दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। और इसी मोहनजोदड़ो को याद रखना है दोस्तों, मृतकों का टीला भी कहते थे। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय ने 1699 में खालसा की स्थापना की, इसकी स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। सिख समुदाय ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसकी स्मृति में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बैसाखी। तो आपको याद रखना है, खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बैसाखी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपके स्टैटिक जीके से। मतलब अपने को ये पता चल रहा है कि डेली आपका स्टैटिक जीके से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे स्पोर्ट से बन गया तो ओलंपिक से क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक जीके में नृत्य से क्वेश्चन या त्योहार से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने टॉपिक आपको करवा सकता हूँ वो मैं करवा रहा हूँ। अगला, क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर यक्षगान या नृत्य नाटक शैली किन 2 विभिन्न रूपों में प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों एक यक्षगान नामक नाटक शैली या नृत्य शैली है, इसको 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। एक का नाम है तेन कुतित जो कि दक्षिणी शैली है और एक का नाम है गुतित जो कि उत्तरी शैली है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यक्षगान नृत्य नाटक की कितनी शैलियां है, तो 2 शैलियां है। एक तो दक्षिण में होती है जिसको तेन कुतित कहा जाता है और एक आपका उत्तर में होती है जिसे गुतित कहा जाता है। बस इतना याद रख लेना। और कालबेलिया नृत्य आपको याद ही है, राजस्थान का है। ठीक है, डेली डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये एग्जाम में भी आ गया, डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका और उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया था। अब 2024 का साहित्य का पुरस्कार आपसे पूछा गया और 2024 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ना दोस्तों, उनका नाम है हांगकांग। क्या नाम है, तो हांगकांग नाम है। बस इतना याद रख लेना, 2024 का साहित्य का पुरस्कार किसे मिला था, हांगकांग को। तो 2024 का भी आपको याद ना रहे ना दोस्तों, तो हमें याद रखने सिर्फ 2025 के। किसके याद रखने हैं, तो 2025 के, क्योंकि अपने एग्जाम में आएंगे किसके, 2025 के, क्योंकि 26 के अभी घोषणा हुई नहीं है। 2025 के आपको याद रखना है। तो कौन कौन से है, देखो 2025 में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो 3 लोगों को मिला था। एक का नाम है मेरी ई ब्रूंको, एक का नाम है फ्रेंड रामसडेल और एक का नाम है सिमन सकागुची। तो ये नाम आपको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाके नाम याद होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके पास में याद रहे कि कौन कौन से। भौतिकी का अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो आपको याद रखना है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। तो ये आपके 3 लोग को फिजिक्स का दिया गया। फिर आपसे पूछे रसायन का या केमिस्ट्री का, तो 3 लोग को ही केमिस्ट्री का दिया गया। इसमें आपको याद रखना है एम उमर यागी या सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन। तो ये 3 लोग हैं जिनको फिजिक्स का केमिस्ट्री का दिया गया। अगला है साहित्य का। साहित्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में साहित्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साहित्य का आपको याद रखना है लाल जलो क्रोज जनो होंगकोई। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद हो तो बस इतना याद रख लेना, लाल जलो होंगकोई, बस इतना याद रख लेना बस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक शांति का नोबेल पुरस्कार बड़ा पूछा जाता है दोस्तों, तो शांति का आपको याद रखना है मारिया पोरिना मचाडो। क्या नाम है, मारिया पोरिना मचाडो। ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया और ये वेनेजुला देश की रहने वाली है। और दोस्तों लास्ट में आता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमी का, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर होबिट। तो ये 3 लोगों को दिया गया, किसका, तो अर्थशास्त्र का दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपन ने 2025 के जितने भी नोबेल पुरस्कार है उनको पढ़ लिया। और ये अगर आपके पास लिखे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अगला, अपघटकों जैसे कवक और बैक्टीरिया को खाद्य श्रृंखला में किसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो, जो आपके कवक और बैक्टीरिया होते हैं ना दोस्तों, इनको रखा जाता है परपोषी के अंतर्गत।
किसके? परपोषी के अंतर्गत, क्योंकि ये दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, तो परपोषी के अंतर्गत इनको रखा जाता है क्योंकि ये दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, कवक और बैक्टीरिया, मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कवक और बैक्टीरिया की हम बात करें ना, तो ये क्या करते हैं, तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, तो सड़े गले या अपशिष्ट पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है परपोषी। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी पौधे हैं उनको कहा जाता है स्वयंपोषी। और मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य है वो आता है किसके अंतर्गत? तो होलोजोइक के अंतर्गत आपके मनुष्य आते हैं। होलोजोइक के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? तो मनुष्य आते हैं। अब अगर आपने चीजें ध्यान से पढ़ी होगी क्लास में तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे जो जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 तक भारत में कैबिनेट सचिव कौन थे? तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे अक्टूबर 2025 तक? तो उनका नाम है दोस्तों टीबी सोमनाथम। क्या नाम है? तो टीबी सोमनाथम, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको नाम याद रखना है। और एक नाम है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में आप सभी को याद है कि मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है। और भारत के कैबिनेट सचिव कौन रह चुके हैं? तो टीबी सोमनाथम रह चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो उनसे आपको एक अनुमान लगाना है कि ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये कहाँ से बन रहे हैं और ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। अगला, राज्य संचालन और अर्थनीति पर आधारित अर्थशास्त्र पुस्तक किस प्राचीन भारतीय विद्वान की थी? अब देखो, कल मैंने आपको सारी किताबें पढ़वाई थी और वो जितनी भी किताबें थी ना वो प्राचीन इतिहास की थी। सारी किताबें जो मैंने आपको कल करवाई थी ना वो प्राचीन इतिहास की किताबें थी। और इसी में एक किताब मैंने आपको बताई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो किताब है दोस्तों किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। और कौटिल्य को ही अपन बोलते हैं चाणक्य। चाणक्य और कौटिल्य का ही नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, तो चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया या फिर कौटिल्य हो गया। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और कल क्वेश्चन आया था राज तरंगिणी बुक से। राज तरंगिणी बुक, और राज तरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। और आज पूछा है अर्थशास्त्र के बारे में जो कि मैंने आपको करवाया था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जितनी भी किताबें थी ना वो तो मैंने आपको डिस्कस करवा दी थी। अब आज अपन डिस्कस करते हैं मध्यकालीन इतिहास की किताबों के बारे में। तो इसमें सबसे पहली बुक का नाम है किताब उल हिंद और इसी को कहा जाता है तहकीक हिंद। तो ये किसने लिखी? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, स्टार लगा रहा हूँ। एक आपको याद रखना है दोस्तों चचनामा। तो चचनामा किसने लिखी? अली अहमद साहब ने, इंपोर्टेंट बुक है। उसके बाद में शाहनामा किसने लिखी? तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा। एक आपको याद रखना है तारीख फिरोज शाही। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई तारीख फिरोज शाही। एक आपको याद रखना है फतुहात ए फिरोज शाही। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों रहला। दोस्तों ये जो रहला बुक है ना ये लिखी है इब्न बतूता ने। और जो इब्न बतूता है ना दोस्तों ये मोरक्को का एक यात्री था। जब मोरक्को का यात्री भारत में घूमने आया इब्न बतूता तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है रहला। एक आपको याद रखना है तबका के नासरी, मिनाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई बुक है तबका पे नासरी। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई इंपोर्टेंट है, ये लिखी है अमीर खुसरो ने। और सबसे इंपोर्टेंट नूर सिपियर या तुगलकनामा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। नूर सिपियर या तुगलकनामा किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। ये सारी की सारी बुक आपकी इंपोर्टेंट है और ये आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में लिखी गई बुकें हैं तो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? दोस्तों भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है ना इसकी दो शाखाएं। एक शाखा है जिसको बोला जाता है हिंदुस्तानी शैली। और हिंदुस्तानी शैली आपका होती है दोस्तों उत्तर भारत में। कहाँ पर होती है? तो उत्तर भारत में होती है। और एक होती है दोस्तों आपकी कर्नाटक शैली। कौन सी है? तो कर्नाटक शैली। और कर्नाटक शैली कहाँ होती है आपका? तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर होती है? तो दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक शैली होती है। तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना इसकी दो शैलियां है। उत्तर भारत में आपका हिंदुस्तानी शैली होती है और दक्षिण भारत में आपकी कर्नाटक शैली होती है। इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको कल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और शास्त्रीय नृत्य से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अगर वो चैप्टर आपने यूट्यूब पर देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा सिक्किम के मध्य में स्थित है जो कि तिब्बत से जोड़ता है? देखो
आपसे पूछा है सीधा सीधा कि सिक्किम में कौन सा दर्रा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सिक्किम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा क्या करता है, तो आपका सिक्किम में स्थित है जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है सर, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। अब एक बार पूरे दर्रों का मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने आपसे कहा था कि लद्दाख में दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों काराकोरम, मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है ये लद्दाख में। फिर मैंने आपको कहा था एक तो बुर्जिल दर्रा, एक जोजिला दर्रा, एक बनिहाल दर्रा और एक पीर पंजाल दर्रा। ये सब के सब दर्रे किस राज्य में आते हैं या किस यूटी में आते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक दर्रा है जिसका नाम है शिव किला दर्रा। और ये जो शिव किला दर्रा है ना, इसी दर्रे से जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। और शिव किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और बाड़ा लाचा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग, बाड़ा लाचा और शिव किला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में 3 इंपोर्टेंट दर्रे आपको याद रखना था, माना, नीति और आपका लीपुलेक। तो माना, नीति और लीपुलेक तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में। और सिक्किम का सबसे इंपोर्टेंट आपको नाथुला और जेलेपला याद रखना है। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पर आते हैं, आपके सिक्किम में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा कहाँ पर है आपका, तो मणिपुर में है, मणिपुर में। और ये म्यांमार से भारत को जोड़ता है। और एक आपको याद रखना था दीपू दर्रा, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये एक ही पूरी स्लाइड में आपके सामने दर्रे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आजकल भारत में पर्यावरण संरक्षण और हरित ईंधन नीति के तहत पेट्रोल में किसे मिलाया जा रहा है। ये आप सभी लोग जानते हो कि पेट्रोल में क्या चीज मिलाई जा रही है, और बहुत ज्यादा आंदोलन भी चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। तो क्या मिलाया जा रहा है पेट्रोल में दोस्तों, तो इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप देख रहे हो चीजें करंट अफेयर से जुड़े हो, तो जो चीजें चर्चा में रहती है वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई या पृथ्वी की सतह से मापने के लिए उपयोग किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई पृथ्वी की सतह से मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों, उसका नाम है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों अगर आपने टेस्ट लगाए होंगे या कहीं पर भी क्वेश्चन देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि ये जो उपकरण है ना, किससे क्या मापा जाता है, इससे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सारे के सारे उपकरण एक ही बार में कवर कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके वे चीजें रहेंगी। देखो, अगर आपसे पूछे दोस्तों अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो जो अल्टीमीटर है ना, ये जो उड़ते हुए विमान होते हैं ना, उनकी ऊंचाई मापती है। मतलब जो विमान है ना, ये कितनी ऊपर उड़ रहा है, ये किससे मापा जाता है, तो ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। एक आता है आमीटर। अब अल्टीमीटर और आमीटर में कंफ्यूज मत होना। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो है किससे मापी जाती है, आमीटर से। एक आता है दोस्तों एनीमोमीटर, तो इसमें हवा की गति और हवा की दिशा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर से। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडियोमीटर, तो ऑडियो में अपन गाना सुनते हैं, तो मतलब ऑडियो का मतलब ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एक बेरोमीटर, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया बेरोमीटर से बहुत ज्यादा, तो वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं ना, वो बेरोमीटर से मापते हैं। कैलोरी, कैलोरी मतलब किससे, तो ऊष्मा, तो कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं, ऊष्मा मापते हैं। कार्डियोग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हृदय की जो धड़कन है ना दोस्तों, वो हृदय की धड़कन या गति किससे मापते हैं, तो कार्डियोग्राफ से मापते हैं। एक आपको याद रखना, फेदोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्र की गहराई मापते हैं किससे, फेदोमीटर से। उसके बाद में हाइग्रोमीटर, तो जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है ना दोस्तों, ये आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से इंपोर्टेंट है। और एक आता है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। तो हाइड्रो से घनत्व मापा जाता है द्रव का, और हाइग्रो से आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल की। और एक आपका आता है दोस्तों लेक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो सबके सब आपके सामने मीटर है, और ये सारे मीटर आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जहां जहां भी मैं स्टार लगाता हूँ ना, वहां पर एक चीज समझा करो कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, इसीलिए मैंने वहां पर स्टार लगाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ और भी है, जैसे आपका एक याद रखना है दोस्तों सिस्मोग्राफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिस्मोग्राफ आपको याद रखना है। तो जो भूकंप आता है ना, वो भूकंप कितनी तीव्रता का था ये सिस्मोग्राफ मापता है। एक आपको याद रखना है दोस्तों स्पेग्मोमेनोमीटर। तो ये जो स्पिग्मोमेनोमीटर है ना, ये मानव शरीर में ब्लड का प्रेशर कितना है ये नापता है। उसके बाद में एक आपको याद रखना है सोनार। दोस्तों ये सोनार क्या करता है कि जब आपका जहाज चलता है ना समुद्र में, तो जहाज के नीचे कोई भी चीज आती है, मान लो पत्थर आ गए, तो वो पत्थर कितनी दूरी पर है ये कौन नापता है, तो सोनार नापता है, ठीक है। उसके बाद में स्पीडोमीटर, तो स्पीड नापने का काम करता है। ओडोमीटर डबल आ गया, वाहन की ओडोमीटर अलग है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का क्या करता है, तो वाहनों द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये मापता है ओडोमीटर। एक टेकोमीटर आप याद रख लेना, पर आपको याद रखना है पॉलीग्राफ। तो अगर आपसे पूछे कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मीटर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मध्य प्रदेश के मेलों के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब मेलों के महत्व की बात आई है दोस्तों, तो देखो कोई भी मेला अगर लग रहा है तो पहला तो वो आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, वो सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, और वो सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। मतलब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन तीनों पहलुओं को दर्शाता है। मान लो कोई भी मेला किसी स्थान पर लग रहा है, तो वो किसी भी मेला लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर दुकानें लगेगी, धन आएगा, तो वो आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। कहीं पर भी मेला लग रहा है तो वो किसी संस्कृति को दर्शाता है, वो किसी समाज को दर्शाता है। तो ये सारे के सारे इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कहीं पर भी जो मेला लगता है वो अच्छा वर्णन क्या है उसका, तो आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पहलुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो कुछ मेले अपन रोज मेले पढ़ रहे हैं और कुछ मेले और अपन याद करेंगे। जैसे आपसे पूछे दोस्तों कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश में, तो एक तो उज्जैन में लगता है और एक चित्रकूट में लगता है। रामलीला का मेला कहाँ लगता है, तो दतिया के भांडेर में आपका रामलीला का मंदिर लगता है। पीर बुदान का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ लगता है, तो ये सांवरा गांव में लगता है जो कि शिवपुरी में आता है। एक नागाजी का मेला इंपोर्टेंट है जो कि पोरसा गांव मुरैना में लगता है। नागाजी का मेला पोरसा गांव मुरैना। हीरा भूमिया का मेला गुना और ग्वालियर में लगता है। उसके बाद में तेजाजी का मेला इंपोर्टेंट है, ये भामवद में लगता है जो कि गुना के अंतर्गत आता है, भामवद गुना, ठीक है। उसके बाद में शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स इंपोर्टेंट है, नीमच में लगता है। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द में लगता है, और सिंगाजी का मेला, ठीक है। तो कालूजी महाराज और सिंगाजी का मेला दोनों के दोनों ही कहाँ लगते हैं, पिपलिया खुर्द में। एक आपको याद रखना है दोस्तों दामुनी उर्स, तो दामुनी उर्स कहाँ लगता है, सागर में। जल बिहारी का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है, छतरपुर में लगता है। उसके बाद में गोटमार का मेला, दोस्तों ये गोटमार का मेला इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहले गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता था, लेकिन अब छिंदवाड़ा से नया जिला बन गया जिसका नाम है पादुना। तो वर्तमान में गोटमार का मेला कहाँ लगता है, तो पादुना में लगता है। और व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, तो ये ग्वालियर में लगता है। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और डेली बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मेले आपके कहाँ लगते हैं, तो सबसे ज्यादा मेले आपके उज्जैन जिले में लगते हैं, और सबसे कम मेले आपके कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले आपके दोस्तों लगते हैं नर्मदापुरम में, ठीक है। तो ये चीज भी अपन डेली डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आपको ये चीजें रटा जानी चाहिए सारी की सारी। अगला 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी बना। देखो दोस्तों जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया भोपाल। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, तो 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। और भोपाल को किससे अलग किया गया था, तो भोपाल पहले सीहोर की एक तहसील था, और सीहोर से अलग करके भोपाल को क्या बनाया गया दोस्तों, जिला बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप एक ही बार में कर दोगे। अगला छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से किस वर्ष और किस तिथि को अलग किया गया। आप सभी को याद है दोस्तों जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये चीज आपको बताना है। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना था ये आपको बताना है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है। और मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे। 61 में से टोटल 16 जिले किसको दे दिए थे अपन ने, तो छत्तीसगढ़ को दे दिए थे दोस्तों। कितने जिले, तो 16 जिले अपन ने छत्तीसगढ़ को दे दिए थे। और मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने बच गए थे, तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले बच गए थे दोस्तों 45। कितने बच गए थे, 45। अगर आपसे पूछे कि संभाग कितने
कितने दिए थे, तो 3 संभाग अपन ने किसको दे दिए थे, तो छत्तीसगढ़ को दे दिए थे। और छत्तीसगढ़ कब बना है, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कौन से नंबर का राज्य बना था भारत का, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जनजाति लोक नृत्य स्वयं एवं प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार के रूप में माना जाता है। देखो, आप सभी जानते हो कि एक जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका नाम है दोस्तों भील। और इस भील जनजाति का एक त्योहार है जिसका नाम है भगोरिया। अब दोस्तों, भील जनजाति में ये जो भगोरिया है ना, ये एक तरीके का त्योहार भी है, एक तरीके का नृत्य भी है। तो देखो यहाँ पर लिखा है लोक नृत्य भी है और एक पारंपरिक त्योहार भी है, तो कौन सा है वो, भगोरिया। तो आप सभी को पता है कि भगोरिया एक नृत्य भी है, त्योहार भी है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भगोरिया कितने दिन तक लगता है, तो ये 7 दिन तक लगने वाला मेला है। और किस टाइम तक लगता है दोस्तों, तो ये होली के टाइम पर लगता है, होली के टाइम पर लगता है। और दोस्तों ये जो 7 दिनों तक लगता है ना, इस 7 दिनों में इसके 3 भाग होते हैं। एक तो आपको याद रखना है गुलालिया, एक तो आपको याद रखना है गुलालिया, एक आपको याद रखना है गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, और एक आपको याद रखना है दोस्तों उजाड़िया, उजाड़िया। तो ये 3 भाग में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो भगोरिया का जो मेला है वो 3 भाग में आयोजित होता है, 7 दिन तक लगता है और होली के टाइम पर लगता है। और कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो ये आपका झाबुआ में लगता है, ठीक है, झाबुआ में और अलीराजपुर में, मतलब भील जनजाति झाबुआ और अलीराजपुर में है, तो वहां पर ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भोपाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल जो विश्वविद्यालय था, इसका नाम आप सभी को जानते हो कि अभी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो भोपाल का नाम बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कब कर दिया, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1988 में जो भोपाल है ना, इस भोपाल का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में आपका बांध से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बांध से भी क्वेश्चन जो पूछे गए ना दोस्तों, वो किससे पूछे गए, तो बांध की लंबाई से क्वेश्चन पूछे गए, बांध की लंबाई से क्वेश्चन पूछे गए, बांध की चौड़ाई से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन किसका पूछा गया है, राजघाट बांध का। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि राजघाट जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया, तो बेतवा नदी पर बनाया गया। बेतवा नदी पर कहां पर है ये, तो ये है दोस्तों ललितपुर में। कहां पर है, तो ललितपुर में। और ललितपुर किस राज्य में आता है, तो ये यूपी में आता है। और इस बांध की जो ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो इसकी ऊंचाई आपको बताना है 43.8 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार की ऊंचाई आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। अगला, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में स्थित मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तवा जलाशय बांध की ऊंचाई कितनी है। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि तवा जलाशय बांध कहां पर है, तो ये नर्मदापुरम में, ठीक है। और नर्मदापुरम में है तो इसकी आपसे पूछी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 57.9 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 57.9 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो देख रहे हो डेली बांध से क्वेश्चन बन रहे, मेलों से क्वेश्चन बन रहे, तो वो अपन कवर करते चल रहे। अगला, तेज प्रकाश पड़ने पर आंखों की पुतली पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है या क्या होता है। देखो, जब भी आपकी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा होगा कि आंख आप हल्की सी सिकुड़ लेते हो, मतलब आंख हल्की हल्की बंद कर लेते हो। तो जब भी आंखों पर तेज प्रभाव पड़ता है या तेज प्रकाश पड़ता है ना, तो आंखों की पुतली सिकुड़ती है ताकि आंखों में प्रकाश का प्रवेश कम हो। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप सभी ने देखा ही होगा कि जब भी अपन अपने ऊपर या आंखों पर तेज प्रभाव पड़ता है या प्रकाश पड़ता है तो अपन बिल्कुल आंखों को छोटी छोटी कर लेते हैं ताकि यार वो प्रकाश कम अंदर घुसे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत वर्ण क्रम में ऊपर से नीचे की ओर रंगों का सही क्रम क्या है। अब देखो, मैंने आपको ये कहा था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो अपन नीचे इसमें पूछा है ऊपर से नीचे, लेकिन कलर अपन यहाँ से रखेंगे। तो पहला कलर बैगनी, ऐसे लिख लो, बे जा नी और ह पी
ना और ला। ठीक है, तो ये 7 कलर आपके किस में होते हैं, तो ये आपके 7 कलर इंद्रधनुष में होते हैं। बैगनी के बाद में जामुनी हो गया, ठीक है, जामुनी हो गया, नीला हो गया, उसके बाद में आपका हरा हो गया, उसके बाद में आपका पीला हो गया, उसके बाद में नारंगी हो गया और उसके बाद में लाल हो गया। अब इसमें से जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ऊपर से नीचे आपको जमाना है। तो देखो ऊपर से नीचे अगर आप चलोगे तो पहले नंबर पर लाल मिल गया, तो यहाँ पर लाल मिल गया, ठीक है सर। नारंगी मिल गया तो नारंगी मिल गया, ठीक है सर। फिर नीचे आओगे पीला मिल गया तो पीला मिल गया, ठीक है सर। हरा मिल गया तो ठीक है हरा मिल गया, उसके बाद में नीला मिल गया तो नीला मिल गया, उसके बाद में जामुनी मिल गया तो जामुनी मिल गया, और बैगनी मिल गया तो ये बैगनी मिल गया। मतलब ऊपर से नीचे तक ये 7 कलर आपको याद रखना है। देखो ट्रिक तो आपकी नीचे से शुरू होती है, लेकिन इन्होंने पूछा है ऊपर से नीचे की ओर आना है, तो आपको बताना है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने, बेजानी ह पी नाला। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, ये तो शुरू से पढ़ते आते हैं अपन। ठीक है, ये आपके सामने इंद्रधनुष के 7 रंग है। ठीक है, अगला परागण की प्रक्रिया एवं पर परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से भिन्न होती है। देखो परागण मतलब या स्वपरागण की जो क्रिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो जो पौधा है ना, इस पौधे के जो कण होते हैं या जो पराग कण होते हैं ना, वो स्वयं ही उसी पौधे पर या उसी फूल पर गिरते हैं। मैंने आपसे कहा कि स्वपरागण परागण की क्रिया में क्या होते हैं, तो पौधे के जो पराग कण होते हैं वो उसी पौधे के फूल पर गिरते हैं। लेकिन पर परागण की क्रिया में क्या होते हैं, तो जो पौधे के पुष्प से निकलने वाले पराग कण है वो दूसरे पुष्प पर जाकर गिर जाते हैं। तो इस क्रिया का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पराग कणों को उसी फूल के भीतर या उसी पौधे पर स्थानांतरण करता है। तो ये स्वपरागण क्या है, तो उसी फूल पर पराग कण को गिराता है, इसलिए ये पर परागण से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन ठंडे या गर्म लिक्विड पानी के साथ क्रिया नहीं करती है। 2 दिन से आप देख रहे होंगे कौन सी धातु ठंडे के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन सी गर्म के साथ कर रही है और कौन सी भाप के साथ कर रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी धातु है जो भाप से अभिक्रिया करता है, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। दोस्तों ये एल्यूमिनियम क्या करती है, तो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अब एक बार फिर से मैं आपको सारी धातुएं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और 1-2 बार पढ़ लेना। देखो यहाँ पर पहली आती है ठंडे पानी से अभिक्रिया करने वाली धातु कौन कौन सी है, तो एक तो पोटेशियम है, एक सोडियम है और एक आपका कैल्शियम है। ये किससे अभिक्रिया करती है, तो ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करने वाली धातु है। आपसे पूछेगा गर्म पानी से, तो मैग्नीशियम मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, गर्म पानी से क्या करते हैं, तो मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है। और केवल भाप से अभिक्रिया करने वाली आपकी आती है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और एल्यूमिनियम का तो अपने ऑप्शन क्वेश्चन में ही था, एल्यूमिनियम आपका किससे अभिक्रिया करता है, तो भाप से। इसके अलावा जिंक और आयरन भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आती है कुछ धातु जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसमें पहला नाम आता है दोस्तों कॉपर का, फिर आपका सीसा का, उसके बाद में चांदी का और उसके बाद में गोल्ड का। तो इनको ठंडे पानी में डालो, चाहे गर्म पानी में डालो, चाहे भाप में डालो, ये अभिक्रिया नहीं करती है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानव आंख का कौन सा आंतरिक भाग प्रकाशग्राही कोशिका या शंकु शलाका से निर्मित है। देखो दोस्तों मानव शरीर में या जो आंखें होती है ना, उस आंख का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। कौन सा होता है, कॉर्निया सबसे बाहरी भाग होता है। और सबसे अंदर में एक भाग होता है जिसका नाम है दोस्तों रेटिना। और अगर आपसे पूछे ना कि मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। और दोस्तों जो रेटिना होती है ना, इसी में पाई जाती है 2 कोशिका जिसका नाम है शंकु और शलाका। ये शंकु शलाका काम क्या करती है, तो व्यक्ति को दिन और रात में दिखने के लिए मदद करती है। तो शंकु शलाका जो कोशिका है वो रेटिना में पाई जाती है और मनुष्य को दिन में और रात में देखने में मदद करती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगला, आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के किस दिशा में बनता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष से बनने वाले क्वेश्चन या इंद्रधनुष में कितने कलर रहते उससे संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रोज डेली मिल रहे होंगे। तो देखो आकाश में जो सूर्य
से बनने वाला इंद्रधनुष है ना, वो हमेशा ही दोस्तों सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। पहली चीज, इंद्रधनुष के बारे में क्या याद रखोगे, तो इंद्रधनुष हमेशा कहाँ बनेगा, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि जो इंद्रधनुष है ये किसके कारण बनता है, तो ये वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा बनता है। किसके कारण, तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा आपका इंद्रधनुष बनता है। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों कि इंद्रधनुष में क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है। क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, तो 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके इंद्रधनुष बनने में मदद करते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और हमेशा दोपहर के टाइम पर बनता है। हमेशा कब बनता है, दोपहर के टाइम पर बनता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये देखो अगला, सूक्ष्म चीजों को बड़ा करने के लिए प्रयुक्त आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो छोटी चीजों को बड़ा बनाकर देखने के लिए करते हैं। ठीक है। अगला, यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मनुष्य के मस्तिष्क के सेरेबेलम को क्षति पहुंचती है तो कौन सा शारीरिक कार्य बाधित होगा। मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि आपके शरीर में सेरेबेलम होता है और सेरेबेलम को बोला जाता है दोस्तों अनुमस्तिष्क। तो दोस्तों ये जो सेरेबेलम है ना, ये काम क्या करता है, तो आपके पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, आपके शरीर की जो स्वैच्छिक क्रिया है उनको बनाए रखता है। तो अगर मनुष्य का सेरेबेलम में क्षति पहुंच गई या नुकसान पहुंच गया तो आपके शरीर का संतुलन नहीं बनेगा और संतुलन के साथ साथ आप जितनी भी स्वेच्छा से क्रिया करते हैं वो क्रिया बंद हो जाती है। और मैंने आपको बताया था ये चीज जब आपको मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया था। एक बार फिर से मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं दोस्तों। आपके मानव मस्तिष्क में सबसे आगे वाला भाग जो होता है ना, उसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग मैंने आपको बताया था। इसमें पहला भाग आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, जिसका नाम है सेरेब्रम। क्या नाम है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है, तो मैंने आपको कहा था कि जितना भी बुद्धि का काम है या सोचने समझने का काम है वो कौन करता है, सेरेब्रम। इसी अग्र मस्तिष्क का एक और भाग है दोस्तों, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है दोस्तों, तो आपके शरीर में जो तापमान है, कितना तापमान आपके शरीर का रखना है, तापमान को नियंत्रण करता है। और आपके शरीर में जो भावनाएं आती है ना, जैसे गुस्से की भावना आती है, प्यार की भावना होती है, ये सब भावनाएं कौन नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक आपका आता है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, तो आपके शरीर की 2 ऐसी ग्रंथियां, एक तो आपके शरीर के जो आपकी आंखें हैं, इन आंखों को नियंत्रण करता है, और एक आपके जो कान है, ये सुनने वाली ग्रंथि कान को नियंत्रण करता है। तो आंखों और कान को कौन नियंत्रण करता है, मध्य मस्तिष्क। और एक आपका आता है दोस्तों हिड ब्रेन, जिनको बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। और इस पश्चिम मस्तिष्क के कुछ भाग आपको याद रखना है, जिसमें पहला भाग है आपका मेड्यूला। ये मेड्यूला का क्या काम करता है दोस्तों, तो मेड्यूला आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, मतलब आपका दिल धड़क रहा है या फिर आप सांस ले रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो जितनी भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है ना, वो अनैच्छिक क्रिया होती है, और ये मेड्यूला नियंत्रण करता है, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसी पश्चिम मस्तिष्क का एक और भाग है दोस्तों, जिसे बोला जाता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या करता है दोस्तों, तो सेरेबेलम आपके शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। और आपकी ऐच्छिक क्रिया, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जितनी भी क्रिया होती है, जैसे आपने हाथ उठाया या आपने कुछ चीजें लिखना शुरू की, तो ये सब आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो जितनी भी ऐच्छिक क्रिया है वो सेरेबेलम क्या करता है, तो नियंत्रण करता है। अब मैंने आपको ये कहा था दोस्तों कि जब भी व्यक्ति शराब पीता है, तो उसका जो सेरेबेलम वाला भाग है ना मस्तिष्क का, उसको नुकसान पहुंचता है, और इसीलिए शराबी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, वो बार बार गिरता है। तो शराब पीने से किसको हो रहा है आपका नुकसान, सेरेबेलम को। व्यक्ति के पीछे वाले भाग में अगर चोट लगी है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, किसमें चोट लगी होगी, सेरेबेलम में। तो ये मस्तिष्क के कुछ भाग है इंपोर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डेली से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है।
क्या होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा है, कुछ इंपोर्टेंट टेबल के रूप में मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर करवाई है। तो डेली इसी तरीके से हर टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।